हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे बच्चे जो क्लास 10th में हैं और जिन्हें यूरोप में राष्ट्रवाद जो बिहार बोर्ड के हैं और वे जिन्हें 10th क्लास का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद समझने में दिक्कत आ रही है, वे इस वीडियो के देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने क्लास 9th का जो फर्स्ट लेसन था फ्रांस की क्रांति उसको कवर किया था और साथ में जो है वहाँ पे मैंने बताया था कि फ्रांस की क्रांति नेपोलियन के अंत से अंत नहीं हो जाती है, बल्कि ये क्रांति आगे भी चलती है और फ्रांस में है, साथ ही पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो जो नेपोलियन का अंत हो जाता है उसके बाद से फ्रांस में जो 1830 की क्रांति होती है और 1848 की क्रांति होती है, तब जाके फाइनली जो है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो आज उसी को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस में जो है नेपोलियन के पतन के बाद क्या क्या होता है। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, ये क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड का, बीटीसी का है, बीटीसी बुक। ठीक है, तो राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का फल है। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति है, न कि सामाजिक है, न ही आर्थिक है, यह एक राजनीतिक जागृति है। यह एक ऐसी भावना है, कैसी भावना है देखते हैं, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। जैसे ये हमारा भारत है, तो ये एक भौगोलिक परिवेश हो गया इसका, इसमें एक सांस्कृतिक भावना है, एक सामाजिक परिवेश है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसमें जो है एकता की वाहक बनती है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है आप लोग समझ गए। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही आरंभ हो चुका था। जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, रेनेसा हो रहा था, तभी से जो है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण हो चुका था। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुए। तो जब फ्रांस में क्रांति होने लगा और नेपोलियन आया, देन उसके बाद से जो है राष्ट्रवाद का जो भावना है वो प्रबल रूप से जो है प्रकट होने लगा था। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत और आक्रामक रूप में सामने आया। तो 19वीं शताब्दी जब आ जाता है, यानी कि 1800 से लेकर के 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड है, तो इस समय में जो है राष्ट्रवाद जो है अपने आक्रामक रूप में आ जाता है। यानी कि जनता जो है कहती है कि हमारे बीच में जो है वो राजा शासन नहीं करेगा, बल्कि गणतंत्र की स्थापना होगी और राष्ट्रवाद की भावना जो है काफ़ी जागृत हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैंने बताया है कि जब एक नेपोलियन जो है आक्रमण करता है, तब से राष्ट्रवाद जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है फिर। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। तो यूरोप में जो है जब नेपोलियन ने अपना अभियान चलाया तो उसमें नए युग का जो है संदेश पहुंचता है लोगों के बीच। हालांकि नेपोलियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि राष्ट्रवाद की भावना पहुंचे, लेकिन उसके थ्रू पहुंच गई। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। जब नेपोलियन जो है, नेपोलियन का 1815 में पतन हो जाता है वाटरलू के युद्ध में, तो जो है यूरोप की विजयी शक्तियाँ कौन कौन विजयी हुआ था? तो ब्रिटेन हुआ था, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। अब ये सभी जो हैं कहाँ पे एकत्रित हुए हैं? तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी ना, वियना, यहीं पे एकत्रित हुए हैं। ठीक है, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। यानी ये लोग जो हैं एक पास इकट्ठे हुए, ये लोग जो है एक पास वियना में ऑस्ट्रिया का वियना में एकत्रित हुए
और देखिए क्या क्या ये लोग मचाते हैं, काम करते हैं। ये है फ्रांस, ये है ऑस्ट्रियन एम्पायर, और ये रहा आपका ब्रिटेन, और ये गया आपका रूस। ठीक है, तो ये सभी इकट्ठे हुए हैं कहाँ पे? वियना में। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेज़बानी जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया। तो इधर से ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, ये 1815 में जो है वियना में सम्मेलन बुलाता है और इसकी मेज़बानी जो है खुद करता है। ठीक है, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था। अब ये लोग इसलिए एकत्रित हुए कि पूरे यूरोप में शांति बनाना है। ठीक है, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। जिसे नेपोलियन जो था वो जितना भी युद्ध किया था, 1805 का, 6 का, 7 का युद्ध, जितना भी युद्ध हुआ था, इन सभी से जितने भी अशांति उत्पन्न हुई थी देशों के बीच में, उसे शांति बन जाए। और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख का उद्देश्य था। तो मेटरनिख क्या चाहता था कि नेपोलियन के पहले जिस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रहा था वैसे ही शासन व्यवस्था चले और लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना बिल्कुल भी जागृत ना हो। ठीक है, अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। आप इस पॉइंट को VVI लगा सकते हैं। पूछ सकता है BPSC 4.0 में क्वेश्चन कि किस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत होती है? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है, चलिए। इटली पर जो है अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। तो इटली जो था, मैं जो है एक रफ मैप ड्रॉ कर रही हूँ इटली का। तो इटली को जो है कई भागों में जो है विभाजित कर दिया। किसने? मेटरनिख ने, क्योंकि इस पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित रखना चाहता था मेटरनिख जो है वो। सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश थे वो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिए गए। अच्छा, बुर्बो वंश कहाँ था? तो फ्रांस में था, हम लोग जानते हैं। बुर्बो वंश का ही था लुई 16वां, लुई 14वां, ये सभी बुर्बो वंश का ही था। तो सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश थे किसको दे दिए गए? सम्राट फर्डिनेंड को, जो फ्रांस का था। रोम और उसके आसपास के राज्य जो है पोप को दे दिए गए। ये इटली है ना, ये एक रफ मैप है। तो यहाँ पे इटली में रोम था और ये जो रोम था ये दे दिया पोप को। ठीक है, इटली के ही पोप को दे दिया गया। लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। अब ऑस्ट्रिया जो है खुद ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था। एक तो इटली को ले लिया, देन उसके बाद में लोम्बार्डी और वेनेसिया को भी ये ले लेता है। ठीक है, अच्छा आप लोग इसे कैसे याद रखेंगे? तो लोमड़ी जो होता है ना बहुत चालाक होता है, तो मेटरनिख जो था वो काफ़ी चालाक था, तो इसलिए ये लोम्बार्डी और वेनेसिया को ले लेता है। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा हिंट्स करके आप लोग याद रख सकते हैं। परमा, मेडोना और टर्कनी। अच्छा, इसको कभी कभी टस्कनी भी देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। परमा, मेडोना और टस्कनी के प्रांत जो थे वो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। किसे? हैब्सबर्ग राजवंश को, जो कि ऑस्ट्रिया का एक राजवंश था, उसे दे दिया गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? इटली को बहुत टुकड़ों में बांट दिया मेटरनिख। दूसरा क्या देखा कि सिसिली और नेपल्स का जो प्रदेश था वो फ्रांस को दे दिया गया, उसके बुर्बो वंश को। ठीक है, रोम जो दे दिया गया इटली के पोप को दे दिया गया, मतलब इटली का जो पोप था उसको रोम दे दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेसिया जो था वो ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व उस पर स्थापित हो गई। परमा, मेडोना और टर्कनी जो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया में जो हैब्सबर्ग राजवंश था उसको दे दिया गया। अब जेनेवा और सार्डिनिया जो था पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए, यानी कि ये मानते हैं पिडमाउंट है और ये जेनेवा है और ये सार्डिनिया, इन सबको जो है इसी में सम्मिलित कर लिया गया। जेनेवा, सार्डिनिया और पिडमाउंट को एक ही राज्य बना दिया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से
ऑस्ट्रिया का अधिकार जो है स्थापित किया गया तथा हर संभव जो है प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। अब जो ये जर्मनी है इसको 39 टुकड़ों में बांटा गया था, ठीक है, और ये ऐसे ही रहने दिया गया मेटरनिख के द्वारा। और इसमें यह विशेष ध्यान रखा गया कि इसमें जो है कोई भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे, ठीक। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। अब जो मेटरनिख था उसने क्या किया कि फ्रांस में जो है पुरानी जो व्यवस्था थी राजतंत्र, बीच में नेशनल असेंबली आ गया था, यानी कि और संसदीय चुनाव होने लगे थे। 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो पुरुष थे वो पार्टिसिपेट करने लगे थे। और जब जैकोबियन क्लब आया था तो जो है मतलब 21 साल के कम 21 साल से अधिक उम्र के गरीब हों या धनी हों सभी पुरुषों को अलाउ कर दिया था। तो ये सभी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और फिर से राज व्यवस्था, राजतंत्र की जो है व्यवस्था को ला दिया किसने? मेटरनिख ने। अच्छा, इस समय जो है लुई 18वां बन जाता है, आगे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। तो वियना जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो थे प्रतिक्रियावादी शक्ति, जो लोग प्रतिक्रियावादी से सहमत थे, उनकी एक तरह से विजय इसमें दिखाई गई, ठीक है। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ जिससे यूरोप के लगभग सभी देश जो हैं प्रभावित हो गए। अब बताइए, कोई देश जो है जो गणतंत्र को थोड़े समय के लिए ही सही यदि उसने उसका जो है स्वाद चख लिया है तो क्या वो राजतंत्र में कभी रहने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वही हाल हुआ फ्रांस का। और इस यहाँ के जो जितने भी साथ में यूरोप के जितने भी देश थे, फ्रांस के साथ साथ सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना जो है जगने लगी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। तो मैंने बताया ही, वियना जब सम्मेलन हो गया तो बुर्बो राजवंश जो था, जो पहले फ्रांस पे रूल कर रहा था, उसी की फिर से व्यवस्था कर दी गई कि आप देखो अपने देश को, ठीक है। लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना। कौन बना? लुई 18वां। अच्छा, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी सन 1789 में, तो कौन था? लुई 16वां था, ठीक है, राजा उस टाइम। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। तो लुई जो 18वां था ना, वो काफ़ी होशियार था और बेहतर था। उसने क्या किया कि जो राजा की जो व्यवस्था थी उसने जो है ना उसने पुरातनवादी व्यवस्था को जो है जनता पर थोपने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। और साथ ही सुधारवादी शक्तियों के मध्य जो है पुरातनवादी शक्तियों और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो वो जो है लुई 18वां वो होशियार था और उसने देखा कि आखिर में यदि हम पुरातन व्यवस्था को थोपते हैं देश में तो सुधारवादी आंदोलन जो थी या सुधारवादी शक्तियाँ थी वो हावी होने लगी होंगी और आंदोलन होने लगेगा। यदि हम सुधारवादी को देश में लागू करते हैं तो पुरातनवादी व्यवस्था जो है वो हावी होने लगेगी और आंदोलन होने लगेगा। तो उन दोनों के बीच में एक मध्यस्थता की स्थिति बनाते हुए लुई 18वां जो है शासन करता है, ठीक है। इसी उद्देश्य से, मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जो है जारी किए गए, जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवैधानिक घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो संवैधानिक घोषणा पत्र लुई 18वां के द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो 1814 में जारी किया गया, 2 जून 1814 को। और ये कब तक चलते रहा? तो ये जो है 1814 से लेकर के 1848 तक जो है ये चलते रहा, ठीक है। चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। किस में? अच्छा, जो लुई 18वां था ना, इसका जो शासनकाल था 1815 से लेकर के 1830 तक।
और इसके बाद में है नहीं सॉरी 1824 तक था, ठीक है, 1824 तक था। और इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 का जो शासनकाल है 1824 से लेकर के 1830 तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो जब चार्ल्स 10 बनता है राजा, तो वो क्या करता है, जो संवैधानिक घोषणा पत्र होता है ना, उसमें कुछ सुधार करना चाहता है। और उस सुधार की वजह से फ्रांस में जो है ये छिड़ जाती है, क्रांति छिड़ जाती है। और उसे ही क्या कहते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जुलाई 1830 की क्रांति, जिसकी वजह से हम लोग NCERT से SCERT पे आए। सिर्फ यही एक वजह है, जुलाई 1830 की क्रांति में आखिर हुआ क्या था। तो आइए देख लेते हैं कि क्या हुआ था। चार्ल्स 10, इसके पहले कौन राजा था, लुई 18वां, एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। यह कैसा शासक था, निरंकुश था और प्लस प्रतिक्रियावादी था, जिसने जो है फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। तो ये जो चार्ल्स 10 था, ये जितने भी जनतंत्रवादी यानी कि गणतंत्रवादी भावनाएं जितने भी उठ रहे थे उसको दबाने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। तो ये नहीं चाह रहा था कि संवैधानिक लोकतंत्र या गणतंत्र की जो है देश में स्थापना हो। उसके द्वारा अब वो क्या करता है कि उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री जो है बना दिया गया। इसने एक प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। अच्छा, लुई 18वां किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता। ये चार्ल्स 10 जब आता है 1824 ईस्वी में, तो इसने क्या किया कि पोलिग्नेक को जो है प्रधानमंत्री अपना नियुक्त कर लिया, ठीक है। और पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। तो ये जो आता है आपका पोलिग्नेक, तो वो क्या करता है, लुई 18वां ने एक समान नागरिक संहिता यानी कि सभी को समान नागरिक का दर्जा दिया जाता है, ऐसा संहिता निकाला था। लेकिन ये आता है तो क्या करता है कि शक्तिशाली और अभिजात्य वर्ग की स्थापना करता है और उसको विशेषाधिकार दे देता है, ठीक है। उसके इस कदम को जो है उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांतिकारी के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। तो क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझ लेते हैं लोग, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जो है इतने मुश्किलों के बाद में हुई थी और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अब जो है स्पेशली देखा जाए तो वहाँ जो अभिजात वर्ग थे इसी के खिलाफ तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो और फिर से चार्ल्स 10 और पोलिग्नेक ने मिल करके फिर से उन्हीं को जो है अभिजात वर्ग को ही सारी शक्तियाँ दे दी। तो इसके विरुद्ध, क्रांति के विरुद्ध जो है इसे षड्यंत्र समझने लगे लोग। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष जो है प्रकट किया। वाजिब बात है, लोगों को दिक्कत होगी ही। तो चार्ल्स 10 ने इस प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया। अब चार्ल्स 10 ने क्या किया कि एक 4 अध्यादेश जारी किए। कब? 25 जुलाई 1830 को। और उसके द्वारा जो है जितने भी लोग आंदोलन करने वाले थे, कर रहे थे, या फिर जो भी कुछ नया भावना जग रहा था, राष्ट्रवाद का भावना जग रहा था, या जो राजतंत्र के विरुद्ध कुछ भी नीतियाँ बना रहे हैं, तो उसके लिए जो है 4 अध्यादेश जारी कर देता है। और जिससे इन सभी का जो है इन सभी कार्यों को आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। और ये जो है इसके कारण से पेरिस में जो है क्रांति की लहर दौड़ जाती है और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। तो इसके वजह से पहले तो लुई 18वां आया, देन आपका चार्ल्स 10 आया, पोलिग्नेक आया, जितने भी थे समान नागरिक संहिता इसको रद्द कर दिया, अभिजात वर्ग को विशेष वैल्यू देने लगा।
अब फिर 4 अध्यादेश जारी कर दिया और जो भी इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे सबको रद्द करने लगा। तो चार्ल्स 10 जो है वो अध्यादेश जारी करता है और उसमें जो है सभी अधिकारों को वो छीन लेता है, जो आंदोलनकारी कर रहे थे उनके अधिकारों को। और देन उसके बाद में जो है 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में जो है गृह युद्ध आरंभ हो जाती है और इसी को ही हम लोग जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं, या फिर फ्रांस की 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है कि चार्ल्स 10 जो है फ्रांस की राजगद्दी त्याग करके इंग्लैंड पलायन कर जाता है और वह इंग्लैंड चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो जाता है और फाइनली जो है बुर्बो वंश का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है ये देखिए, इसके बाद भी एक क्रांति होती है और वह है 1848 की क्रांति है। और उसके बाद फिर कोई क्रांति नहीं होती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम जो था। तो फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंप दी गई। अब बुर्बो वंश जो है वो तो चला गया, उसका चार्ल्स 10 का जो चार्ल्स 10 था वो चला गया। अब आता है आर्लियंस वंश का लुई फिलिप। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, अच्छा देखिए कौन कौन लुई फिलिप को चुनता है, देखते जाइएगा। उदारवादी पत्रकार पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। किसने? लुई फिलिप ने। अतः उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। संवैधानिक गणतंत्र यानी कि संविधान भी रहेगा और गणतंत्र यानी कि उस पर जनता का शासन भी रहेगा, ठीक है। तो जो लुई फिलिप आता है वो संवैधानिक गणतंत्र का पक्षधर होता है, बट इसको क्यों जनता ने हटाया जब ये इतना ही बेहतर था, बढ़िया था, सबके द्वारा चुना गया था, तो फिर इसे हटाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखते हैं 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या क्या पड़ा, इसे शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति जो है मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था और वियना कांग्रेस के उद्देश्य को जो है निर्मूल कर दिया था। यानी कि वियना कांग्रेस में जो भी निर्णय लिए गए थे उसको जो है ये निर्मूल कर दिया, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है आगे देख लेते हैं हम लोग। तो 1848 की क्रांति क्यों घटित हुई जब लुई फिलिप इतना ही बेहतरीन शासक था। तो लुई फिलिप एक उदारवादी जो है शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को जो है खुश करने के लिए एक स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब ये सोचा कि हम अपने विरोधी को भी ज़रा खुश कर लेते हैं, और क्या करता है कि गीजो को जो है प्रधानमंत्री बना लेता और सारा कांड जो है ये गीजो ही करता है। देखिए क्या क्या करता है। ये जो गीजो था ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। वह कह रहा था कि किसी भी तरीके का सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। ये जो है लुई फिलिप वो पूंजीपति वर्ग का जो था उसको साथ रखना चाहा। जानते हैं क्यों? ताकि विरोधी जो थे विरोधी ऑब्वियस है कि प्रभुत्व वर्ग वाले ही थे, क्योंकि जो गरीब जनता थी वो तो सपोर्ट ही कर रही थी इसको, लुई फिलिप को, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी थे। तो ये जानबूझ करके पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा ताकि इनको शासन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना हो और फिर ये जो है आराम से शासन भी कर सके, ठीक है। लुई फिलिप, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक जो है कार्यक्रम नहीं था। किसके पास? लुई फिलिप और गीजो के पास। और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी जो है व्याप्त हो गई थी। इसी वजह से गीजो की आलोचना जो है चारों तरफ होने लगी थी। अब इसे प्रधानमंत्री और राजा भी बना दिया गया था, फिर भी कुछ कर नहीं रहा था। ना ही विदेश नीति अच्छा था, ना ही कोई सुधारात्मक कार्य था, ना ही
भुखमरी मिट रही थी, ना बेरोजगारी ख़त्म हो रही थी। तो सभी जो है इसकी आलोचना करने लगे। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, कहाँ पे, पेरिस में क्यूर्स के नेतृत्व में, VVI बहुत ही इम्पोर्टेंट है, में एक विशाल भोज का जो है आयोजन किया। तो किसने किया विशाल भोज का आयोजन, कहाँ किया और किसके नेतृत्व में किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सुधारवादियों ने किया, 22 फरवरी 1848 को किया, फ्रांस में किया, क्यूर्स के नेतृत्व में किया एक विशाल भोज का आयोजन। उसके बाद क्या होता है, जगह जगह जो है अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। लुई फिलिप को बोला गया तुम गद्दी छोड़ो। सबसे पहले क्या हुआ कि पेरिस में 22 फरवरी को सुधारवादी इकट्ठे हुए, वहाँ पे एक बड़ा भव्य भोज का जो है आयोजन किया गया। उसका लीडर था क्यूर्स और लुई फिलिप को बोला गया कि तुम राजगद्दी छोड़ो। 24 फरवरी को जो है लुई फिलिप ने राजगद्दी का त्याग कर दिया और इंग्लैंड चला गया। चार्ल्स 10 भी इंग्लैंड चला गया था। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी और 24 फरवरी को इसने क्या किया कि नेशनल असेंबली ने जो है वो गणतंत्र की घोषणा कर दी। 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी जो है वो दे दी गई। तो 21 साल के जितने वयस्क पुरुष थे, अच्छा अभी भी महिलाओं को इसमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, तो जितने वयस्क पुरुष थे सभी को मताधिकार दे दी गया और कहा गया कि सरकार का काम है कि वो आपको जो है रोजगार प्रदान कराएगी। ठीक है। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। अब इसमें भी दो गुट बट जाता है, एक हो जाता है गणतंत्रवादी और एक हो जाता है सुधारवादी। गणतंत्रवादी चाहते थे कि फ्रांस में जो है गणतंत्र की स्थापना हो और सुधारवादी क्या चाहते थे कि जो राजतंत्र चल रहा है उसी में थोड़े बहुत सुधार कर दिए जाए और राजतंत्र ही चलता रहे। तो गणतंत्रवादी का नेता था मार्टिन और सुधारवादियों का नेता हो गया था लुई ब्ला। ठीक है। अब शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बन जाता है। सुधारवादी और ये गणतंत्रवादी ये दोनों लड़ते रह गए और लुई नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बन जाता है। ठीक है। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, फ्रांस में कौन सी व्यवस्था चल रही थी, तो राजतंत्र चल रहा था, उसका अंत कर दिया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में इस क्रांति से प्रभावित हुआ। अच्छा, ये लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा कि हमारे भी देश में राष्ट्रवाद की भावना जो है उजागर होनी चाहिए, हमारे भी देश में गणतंत्र स्थापित होना चाहिए। कोई एक राजतंत्र मतलब कोई एक राजा और उसी का बेटा जो है हमारे देश पर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि गरीब लोगों का भी शासन होना चाहिए। तो ऐसी भावना लोगों में उत्पन्न होने लगी यूरोप के अनेक देशों में। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का जो है फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर जो है आधारित था। तो फाइनली जो है संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर जो है फ्रांस का संविधान बन जाता है और फ्रांस का जो है वो क्रांति जो है समाप्त हो जाती है और अन्य देशों पर भी इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब इटली पर क्या प्रभाव पड़ा, इटली का एकीकरण क्यों किया गया, जर्मनी का एकीकरण क्यों किया गया, ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फ्रांस की जो क्रांति है कहाँ से शुरू होती है, लुई 14वां से, और फिर कैसे फाइनली लुई नेपोलियन पर आकर के ख़त्म होती है। बीच में जितने भी घटनाक्रम हैं आप लोग उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।